आज 9 अगस्त की तारीख है। मैं 8 और 9 अगस्त की छोटी छोटी बानगी, छोटी सी यादें गांधी जी के साथ की जो हैं, उस घटनाक्रम को आपकी तरफ ले जाना चाहता हूं, थोड़ा सा साझा करना चाहता हूं। और वहां से मैं आज 9 अगस्त को मुंबई में जो कुछ हुआ है वहां तक इस सिलसिले को लेकर आऊंगा। आप में से शायद किसी को नहीं मालूम होगा कि आज मुंबई में क्या हुआ है। 9 अगस्त 1942 की याद में आज 81 बरस बाद क्या हुआ है। 8 अगस्त को जो बैठक हुई कांग्रेस की, महाधिवेशन हुआ, गांधी जी ने उसमें बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया। 2 घंटे अनवरत बोले थे, जिसमें उन्होंने करेंगे या मरेंगे का नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया। जब शाम को बिड़ला हाउस में वे अपने सहयोगियों के साथ बैठे थे, माधव भाई देसाई, प्यारेलाल जी, सुशीला नैयर, बिड़ला जी, इन सब के साथ बैठे हुए, तो वे अपनी बातचीत, अपना तजुर्बा साझा कर रहे थे। बापू ने कहा कि मैं जब रात को सोच रहा था कि कल मैं क्या बोलूंगा, तो मैं बहुत चिंतित था। मुझे लग रहा था कि मैं कुछ भी बोल नहीं पाऊंगा शायद। तो बापू जब ग्वालियर टैंक मैदान में पहुंचे थे, तब ये निर्णय करके, ये निश्चय करके गए थे कि अगर मुझसे कुछ नहीं बन पड़ा तो मैं माइक पर जाकर सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। लेकिन इसके बावजूद बापू 2 घंटे धारा प्रवाह ग्वालियर टैंक मैदान में बोले। अगले दिन 9 अगस्त को वहां पर बड़ी आम सभा थी, बड़ी जनसभा थी, सबको मालूम था। रात को जब ये सारी बातचीत चल रही थी, 12-1 बजे तक सब लोग बिड़ला हाउस में बैठे रहे। शायद महादेव भाई ने कहा कि बापू, आपको लगता है कि अंग्रेज आपको इस तरह छोड़ देंगे? आज रात को भी आ सकते हैं आपको पकड़ने के लिए। बापू ने कहा, मुझे नहीं लगता, वे इतने मूर्ख नहीं है कि मुझे आज पकड़ लें। लेकिन सचमुच अंग्रेज इतने मूर्ख थे कि 9 अगस्त की अल सुबह 4:30 बजे मुंबई का पुलिस कमिश्नर बिड़ला हाउस पहुंचा। तब तक बापू मुश्किल से सो पाए थे और प्रार्थना, हाँ, उससे पहले वे जागकर अपनी प्रार्थना वगैरह करके दोबारा लेट गए थे। बिड़ला हाउस में जो लोग थे उन्होंने बताया कि अंग्रेज पुलिस आपको गिरफ्तार करने आ गई। वारंट था उसके हाथ में। वारंट में मीराबेन का नाम था, गांधी जी का नाम था और 2-3 लोगों के नाम थे। अंग्रेज अधिकारी से बापू ने पूछा, मुझे कितना समय दोगे तैयार होने के लिए? बापू वक्त के बड़े पाबंद थे, बहुत 1-1 मिनट, 1-1 सेकंड वक्त पर जाया करते थे, हर कार्यक्रम समय से करते थे। उसने कहा, आपको आधा घंटे का समय दिया जाता है। गांधी तैयार हुए, 2 या 3 मिनट वे लेट हो गए। जब बाहर निकल कर आए तो उन्होंने उस अंग्रेज पुलिस कमिश्नर से माफ़ी मांगी कि मिस्टर कमिश्नर, मैं 3 मिनट लेट हो गया हूं, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। उसके बाद उनके जाने की तैयारी शुरू हुई। गांधी जी ने अपना तकली, चरखा, रुई, पोनी सब रखी और उसके साथ साथ उन्होंने भगवत गीता की एक प्रति रखी। गांधी जी के साथ एक मुस्लिम बहन रहती थी, अमतुस सलाम। उन्होंने गांधी जी को कुरान की एक प्रति दी ले जाने के लिए। गांधी जी सब किताबें पढ़ चुके थे, निरंतर पढ़ते थे। उसके बाद प्रार्थना सभा हुई जिसमें गुजराती का एक भजन गाया गया और फिर गांधी जी वहां से रवाना हुए। बाद से उन्होंने कहा कि तुम चलोगी मेरे साथ अगर चलना चाहो तो, अन्यथा तुम्हारे लिए यहां आज कुछ काम बाकी है। तो बा ने कहा कि नहीं, आप जाओ, क्योंकि ये तय था कि अगर बापू की गिरफ्तारी हो जाएगी तो अगले दिन 9 अगस्त को कस्तूरबा को उस सभा को संबोधित करना है। यद्यपि वे कोई ऐसी वक्ता नहीं थी, लेकिन गांधी के साथ इतने सालों से संघर्ष करते करते आज़ादी की लड़ाई में वे भी पूरी तरह से मन बना चुकी थी। गांधी जी को लेकर अंग्रेज पुलिस रवाना हो गई और उनको पूना में आगा खां पैलेस में रखा गया। उनको नज़रबंद करके कैद करके रख दिया गया। लेकिन अंग्रेजों ने बा को भी नहीं जाने दिया। उनके जाने के बाद बा को सुशीला नैयर, जो डॉक्टर थी, प्यारेलाल की बहन थी, वो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली से पढ़कर गई थी, वे गांधी जी की पूरी
देख रेख करती थी, उनकी चिकित्सा की, सेहत की फिक्र करती थी। अंग्रेज उन्हें भी ले गए बिरला भवन हाउस से। घनश्याम दास बिरला, उनकी पत्नी वहाँ उस वक्त मौजूद थे, और उन लोगों को ले जाकर मुंबई के आर्थर जेल रोड में बंद कर दिया गया। एक छोटे से बैरक में कस्तूरबा, दोस्तों, आज नई पीढ़ी, हम सब लोग गांधी के संघर्ष को जानते भी नहीं है। हम नहीं जानते कि मौलाना अब्दुल कय्यूम रहमानी साहब कितनी कम उम्र में भारत छोड़ो आंदोलन में नैनी जेल में चले गए। आप लोग जानते होंगे, जब उन्हें यहाँ से ले जाया गया तो गोरखपुर में एक थाने में ऐसी जगह कैद करके एक कमरे में रखा गया था जहाँ ठुसे हुए थे लोग, जंगे आज़ादी के लोग, सिपाही, बैठ नहीं सकते थे ये लोग। अब्दुल रहमानी साहब खड़े रहे वहां घंटों, बाद में उन्हें नैनी जेल भेजा गया। कुल मिलाकर उस दिन 9 तारीख को इन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में आर्थर रेल जेल से उनको पूना बापू के पास भेज दिया गया। उसके बाद की लंबी कहानी है। पूना में गांधी ने अपने सबसे अनन्य सहयोगी माधव भाई देसाई और अपनी पत्नी बा को खोया। उनकी मृत्यु वहीं हुई। अगले दिन 9 तारीख को अरुणा आसफ अली ने अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक कर तिरंगा फहराया। दिन भर वहां पर बवाल कटा रहा। अंग्रेज पुलिस आती थी, कांग्रेसियों के जत्थे नारेबाजी करते थे, गिरफ्तार करके ले जाते थे। दूसरा जत्था आता था, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। लेकिन आज मैं जिस धागे को जोड़ना चाहता हूं कि आज 9 अगस्त 2023 को मुंबई में क्या हुआ। आज सुबह उसी अगस्त क्रांति मैदान में, जिसे उस वक्त ग्वालियर टैंक मैदान कहा जाता था, वहां पर भारत छोड़ो आंदोलन को याद करने के लिए एक ऐसा शख्स जा रहा था जो 1942 में उस दिन भी वहां मौजूद था, डॉक्टर जी पारिख। आज 99 साल के हैं वे और तुषार गांधी, बापू के प्रपौत्र, इन सब लोगों को आज वहां भारत छोड़ो आंदोलन को याद करना था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज 2023 में इस अमृत काल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने 99 साल के डॉक्टर जी पारिख को हिरासत में ले लिया था। आज सुबह तुषार गांधी को हिरासत में ले लिया गया था। उन्हें सांता क्रूज थाने की हिरासत में कैद करके रखा गया। डॉक्टर जी पारिख ने कहा है कि वे उस दिन से आज तक, 1942 से आज तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि 9 अगस्त को वे अगस्त क्रांति मैदान में नहीं गए हों। लेकिन ये ऐसा दौर है, इस अघोषित इमरजेंसी आपातकाल के दौर में 99 बरस के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को भारत छोड़ो आंदोलन की याद में अगस्त क्रांति मैदान नहीं जाने दिया गया। अभी 1 घंटे 2 घंटे पहले तुषार गांधी को छोड़ा गया है। थाने के बाहर शीतल जी, उनको खड़ा कर दिया गया कि आप चले जाइए, जैसे भी जाना हो। उन्होंने एक रिक्शा करना चाहा, रिक्शे वाले ने मना कर दिया, पुलिस पीछे देखकर। टैक्सी वाले ने मोहनदास करमचंद गांधी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी को अपनी टैक्सी में बैठाने से इनकार कर दिया। उसने कहा था पुलिस आपके पीछे चल रही है। यह अब तक का घटनाक्रम है, आज 9 अगस्त 2023 का। और वे लोग जो आज सत्ता में बैठे हैं, वे उस वक्त क्या कर रहे थे, मैं उधर भी ले जाना चाहता हूं। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना को पर्याप्त बरस हो चुके थे। 1925 में गठित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी बगल बच्चा हिंदू महासभा उस वक्त इस भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ अंग्रेजों के साथ खड़े थे। हिंदू महासभा ने बंगाल
उत्तर पूर्व के राज्य, पश्चिमोत्तर के राज्य में सरकार में शामिल था हिंदू महासभा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक की सरकार में उप मुख्यमंत्री थे और वहां के ब्रिटिश गवर्नर को चिट्ठी लिखकर ये बता रहे थे कि इस आंदोलन का दमन कैसे किया जा सकता है। बाकायदा फाइलों में नोट है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तत्कालीन बंगाल के कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर बताया था कि इस आंदोलन की कमर कैसे तोड़ी जा सकती है। देश की आजादी के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना आजाद जो आंदोलन चला रहे थे, जिस आंदोलन का समर्थन करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस विदेश में बैठकर अपने रेडियो से उसका समर्थन घोषित कर रहे थे, उस आंदोलन की कमर तोड़ने के लिए, उस पर लाठियां बरसाने के लिए, उसे खत्म करने के तौर तरीके बता रहे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और इस युग में, इस समय में सत्ताधारी लोगों के नए आदर्श, उनके नए आदर्श विनायक दामोदर सावरकर क्या कर रहे थे वो भी सुन लीजिए। सावरकर उस वक्त इस आंदोलन के खिलाफ आपके पड़ोस में कानपुर में हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन में अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे थे कि मौका बहुत अच्छा है, मैदान साफ है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर ब्रिटिश हुकूमत ने प्रतिबंध लगा दिया है। कांग्रेस पर बैन कर दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के ऐलान के साथ ही। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि नहीं चला सकती थी। तब सावरकर कानपुर में कह रहे थे कि आइए हमारे साथियों और कार्यकर्ताओं, हिंदुस्तान में पूरा मैदान साफ है, अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए सामने आइए। ये बयान है, ये भाषण है सावरकर का। और सावरकर ने उस वक्त अंग्रेज पुलिस और अंग्रेजों की सेना में भर्ती कराने के लिए, हिंदू युवकों की भर्ती कराने के लिए सैन्य परिषदें बनाई थी। सावरकर देश भर में दौरे करके लड़कों को, युवकों को प्रेरित करते थे कि अंग्रेजों का साथ दो और इनकी फौज में भर्ती हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सिविल गार्ड, जो अंग्रेजों का सिविल गार्ड थी, यानी आज की पुलिस समझ लीजिए, जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलनकारियों पर लाठियां बरसाती थी, उस सिविल गार्ड में संघ के कार्यकर्ताओं को भर्ती करने के लिए अभियान चलाया था। भारत छोड़ो आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विनायक दामोदर सावरकर और उनकी हिंदू महासभा कहीं शामिल नहीं थी। और आज की तारीख में वे देशभक्ति के ठेकेदार बने हुए हैं। लेकिन ये सब नई पीढ़ी को बताना बहुत जरूरी है। एक पीढ़ी जल रही है, एक पीढ़ी बुझ रही है। एक पीढ़ी जल रही है, एक पीढ़ी बुझ रही है। एक पीढ़ी और भी है जो गर्भ में पल रही है। इन विसंगत पीढ़ियों को कौन सा परिवेश दोगे? देश सौंपोगे इन्हें या कि सिर्फ उपदेश दोगे? झिलमिलाती लौ सनातन लौ अगर जो बुझ गई तो फिर न कहना हाय ये कैसी दिवाली मन गई। ये सनातन लौ, भारत की आजादी की लौ 8 और 9 अगस्त 1942 को जो अलख जगाई गई थी, वो आज तक जल रही है। उसे जलाए रखना, उसे बचाए रखना नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है। इसलिए जब जब मौका आए, जब जो मंच मिले, चाहे सोशल मीडिया का मंच हो, टेलीविजन चैनल की डिबेट हो, ये सिद्धार्थनगर महात्मा गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध की धरती हो, वहाँ हर जगह याद दिलाना जरूरी है कि आज़ादी की लड़ाई में ये लोग कहीं शामिल नहीं थे। और अपनी बात को मैं यहाँ से ख़त्म करना चाहूँगा कि इस पूरी आज़ादी का, स्वतंत्रता संग्राम का जो संदेश था, बद्र आलम साहब ने आज की इस विचार गोष्ठी का जो विषय रखा है, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का संदेश, वो संदेश था हिंदू मुस्लिम एकता। भारत के ताने बाने में रची बसी भाईचारे की भावना, आज उसी के खिलाफ लोग काम कर रहे हैं। असली दुश्मन हमारे आपके बीच छुपे हुए हैं, जो इस भाईचारे को, हिंदू मुस्लिम एकता को नष्ट करना चाहते हैं। गांधी जी उसके सबसे बड़े उदाहरण थे। वे आज़ादी के समय, विभाजन के समय जब दंगे चल रहे थे, तो हर उस क्षेत्र में जाते थे जहां
कम संख्या में जो पीड़ित हो रहा था, अगर मुसलमान कहीं कम है, उन पर अगर हिंदू दंगों के दौर में अत्याचार कर रहे हैं तो उनके पक्ष में खड़े होते, और जहां हिंदू कम हो और मुसलमान ज़्यादा हो, अगर वहां जुल्म हो रहा है तो वे उनके पक्ष में खड़े होते थे। गांधी के और आज़ादी की लड़ाई के उस संदेश को बचाने की ज़रूरत है। लेकिन ये बात भी सही है, ये दौर, ये वक्त बहुत खतरनाक है। इस दौर में सच बोलने वाले बहुत कम बचे हैं। इस मंच पर जितने लोग हैं, इनके अलावा पूरे देश में बहुत कम लोग हैं जो सच बोलने वाले हैं। आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाएं, उम्मीद फाजली साहब का शेर है। निदा फाजली साहब के भाई थे, पाकिस्तान चले गए थे। आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाएं, वे भी इस दौर में सच बोलें तो मारे जाएं। इसके बावजूद मारे जाने के खतरों के बीच भी हम और आप बोलते रहेंगे, सच्चाई के साथ, सच्चाई के हक में, भाईचारे के हक में, हिंदुस्तानियत के हक में बोलते रहेंगे। हमारे आज़ादी के, जंग आज़ादी के सिपाहियों का यही संदेश था। मुझ जैसे एक बहुत मामूली पत्रकारिता के बहुत मामूली विद्यार्थी को आपने बुलाया, आपने सुना, इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।